एक महिला सरकारी गाड़ी से साथियों एक गांव में पहुंचती हैं। वह जज हैं। एक टूटी फूटी झोपड़ी है। वहां एक बुजुर्ग चारपाई पे बैठे हुए हैं। उनके पास जाती हैं और कहते हैं, अब्बू मैं आ गई। वह बुजुर्ग उसको पहचान नहीं पाते। कहते हैं, बेटी तुम कौन हो? वह अपना पूरा परिचय बताती हैं कि आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। मैं वही सुहाना हूँ जिसको आपने पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया था। उस बुजुर्ग के चेहरे पे खुशी के पल दौड़ जाते हैं। साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर यूनिक स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं साथियों, और निवेदन करता हूं थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं साथियों। थोड़ा सा टाइम निकाल कर स्टोरी को सुनिएगा। बहुत ही भावुक। और एक प्रेमचंद्र और उनकी पत्नी शिव कुमारी देवी का परिवार बहुत छोटा था। उनके घर में एक नन्हे मेहमान आने वाले थे। अगली पीढ़ी का आगमन होने वाला था। डिलीवरी का टाइम आता है, लेकिन डिलीवरी के वक्त ही प्रेमचंद की पत्नी उनको छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन उसकी मां को नहीं बचा पाते। प्रेमचंद जो है बच्ची को घर लाते हैं। प्रेमचंद बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। उसका लालन पालन बड़े ही प्यार और दुलार से एक माता और पिता की तरह करते हैं। प्रेम से बच्ची का नाम सुहाना रखा जाता है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है। वो अपने अतीत को भूलने लगते हैं प्रेमचंद, और बच्ची में ही अपने ज़िंदगी को तराशते हैं। बच्ची पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। पिता हर समय बच्ची से कहते हैं, बेटी तुम एक दिन जरूर अधिकारी बनोगी। पिता तो इस बात से खुश थे कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में अच्छी है, मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन समय कब बदल जाता है ये किसी को नहीं पता चलता। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है। इधर पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। बेटी को बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले जाते हैं। नात रिश्तेदार एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद बुआ जो है बच्ची का लालन पोषण करने के लिए तैयार होती है और बच्ची को अपने घर ले जाती है। लेकिन बुआ का उद्देश्य था कि बच्ची को पढ़ाई में कम ध्यान देना, बल्कि अपने घर के कामों में कराने में ज़्यादा बुआ ध्यान देती है। अपने निजी स्वार्थ का बच्ची से ज़्यादा काम करवाती है। उसको पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा टाइम नहीं निकलता। इधर उसकी 10वीं का पेपर हो चुका था साथियों। ज़िले में उसका टॉप स्थान होता है। जब यह बात सुहाना को पता चलती है तो काफ़ी खुशी होती है। गांव वालों को भी खुशी होती है कि बेटी के माता पिता छोड़कर चले गए, लेकिन बेटी पढ़ने में काफ़ी होशियार है। लेकिन बुआ जो थी वो इस बात को नहीं समझ रही थी। वो सुहाना को काम बताती, काम करवाती। सुहाना इससे तंग आ रही थी, लेकिन अब क्या करे, मजबूरी थी। उसको इसी बात की खुशी थी कि मुझे खाना पीना तो मिल रहा है, नहीं तो मैं इस ज़िंदगी में क्या करूँगी। लेकिन उसको कुछ बातें अपने पिता की याद आती हैं। पिता ने कहा था, बेटा तुम एक दिन ज़रूर अधिकारी बनोगी। पिता की बताए वह बातें उसको आज भी याद आती हैं। अकेले में कभी पिता की याद आती है तो रो भी लेती है, लेकिन अब करे तो क्या करे। सुहाना को घर का काफ़ी काम करना पड़ता था, खाना पीना बनाने से लेकर साफ़ सफाई घर की। इसके बाद कुछ टाइम मिलता है तो वो पढ़ भी लेती है, क्योंकि पढ़ाई में उसकी काफ़ी रुचि होती है। सुहाना जब अपने बुआ के इस क्रियाकलापों से काफ़ी तंग आ जाती है, उसको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, तो वह घर से कहीं दूर जाने की इच्छा करती है। एक दिन उसके बुआ लोग घर पे नहीं होते,
तो वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद बस पकड़ लेती है। अब उसको भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन वहाँ घर छोड़ देती है, अपना कुछ कपड़ा वपड़ा लेती है और निकल जाती है। सोचती है किसी होटल में काम कर लूँगी, अपना गुजर बसर कर लूँगी, लेकिन इस ऐसी नरक ज़िंदगी से तो मुझे वहीं ठीक रहेगा। बस में बैठती है। बैठने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे कुछ लड़के घूर रहे हैं। उन लड़के के साथ कुछ दूरी पर कुछ और लड़के आ जाते हैं। उसको ऐसा अंदेशा होता है कि हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की थी। कुछ दूरी पे जाने के बाद एक छोटा सा मार्केट था, वहीं उतर लेती है। उतरने के बाद एक छोटी सी मस्जिद उसको दिखाई देती है, वहीं पहुंचती है। लड़के भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। मस्जिद के अंदर चली जाती है। वहाँ एक मौलाना होते हैं। मौलाना पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? अपनी सारी घटना उनसे बयां करती है। मेरे पीछे लड़के लगे हुए हैं, ऐसी ऐसी बात है मेरे साथ। मौलाना बाहर आते हैं, लड़कों को भगा देते हैं। इसके बाद अंदर जाते हैं। बच्ची से पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ से आई हो, कहाँ तुम्हारा घर है, तुम कैसे यहाँ आई हो? मौलाना वहाँ अकेले रहा करते थे साथियों। मौलाना को जब बच्ची बताती है कि मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, बचपन में ही गुजर गए। माँ बचपन में मेरा जन्म होते ही गुजर गई। पिता थे, वो भी साथ छोड़कर चले गए हैं। मुझे पालने के लिए मेरी बुआ लाई, लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरी कुछ नहीं होने देती। मुझे घर का सारा काम करवाती है बुआ, एक नौकर की तरह रखती है, खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए लेकर आई है। जब यह बात मौलाना साहब सुनते हैं तो उनको काफ़ी दया उस बच्ची पे आती है। कहते हैं, बेटी तुम इस समय कहाँ जाओगी, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। तुम अगर रहना चाहती हो तो मेरे ही घर में रह लो, यहीं से तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करना। जो कुछ मेरे पास पूंजी है उसी से मैं तुम्हारी शिक्षा आगे जारी रखवाऊँगा, और तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो तो तुम अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी कर लो। उसी गांव में मौलाना के घर में वह बच्ची रहने लगती है, अपनी पढ़ाई जारी रखती है। 12वीं का रिजल्ट आता है तो बच्ची 12वीं में भी जिला टॉप करती है। गांव वालों को काफ़ी उस गांव में खुशियां होती हैं कि एक बेटी यहाँ रहने आई है और पढ़ने लिखने में कितनी होनहार है। यह देखकर मौलाना को भी काफ़ी खुशी होती है कि मेरा तो परिवार नहीं है, भले ही सही, लेकिन एक बेटी जिसको मान लीजिए कि गोद ही लिए हैं वो मेरे साथ है। मेरा कितना नाम रोशन की है। महज 2 ही साल में मेरा नाम इस क्षेत्र में लोग जानने लगे हैं कि उनकी एक गोद ली हुई बेटी उनके घर में रहती है, जो पढ़ने में बहुत ठीक है। उनको इस बात से काफ़ी खुशी होती है। कहते हैं, बेटी अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो और अच्छे से पढ़ाई तुम शहर में करो। सुहाना भी इस बात से सहमत होती है कि अब्बू मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी स्थितियाँ देखकर मेरी हिम्मत नहीं कहती। मैं अगर शहर में रहूँगी तो मेरा खर्चा भी ज़्यादा रहेगा, आप कैसे वहन करेंगे? आप जिस अवस्था में हैं तो आपको खुद का खर्चा चलाने के लिए मुझे समस्या दिख रही है। मौलाना साहब हौसला देते हैं बेटी को कि बेटा तुम निश्चिंत होकर पढ़ो, मैं सब यहाँ मैनेज कर लूँगा, तुम्हें बीच बीच में मैं खर्चा भेजता रहूँगा। बेटी दिल्ली जाने के लिए उनसे इच्छा जाहिर करती है कि अब्बू मैं दिल्ली जाकर अच्छी पढ़ाई करना चाहती हूँ और एक दिन मैं एक अधिकारी बनकर दिखाऊंगी। मेरे पिता का सपना था। बेटी को पिता का सपना बार बार याद आ रहा था साथियों। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बिखर जाते हैं, लेकिन वह बच्ची बिखरने हौसला को बुलंद रखती है और दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली जाने के बाद वह कुछ चीज़ें याद करती है कि कैसे मेरे बुजुर्ग अब्बू मुझे पढ़ा पाएंगे,
वो तो खुद इस अवस्था में है, तो वो सोचती है उन पर मैं बोझ न बनूं, मैं किसी होटल में काम कर लूं। अगर 4 घंटा भी काम कर लूँगी, 6 घंटे मैं कॉलेज कर लूँगी, तो भी मेरे पास इतना टाइम रहेगा कि मेरी पढ़ाई का भी 4-5 घंटा टाइम निकल आएगा। वह कई होटलों पर काम के लिए जाती है, लेकिन कुछ किसी न किसी कारण से उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक होटल में पहुंचती है, वह व्यक्ति बहुत ही इत्मीनान से उस बच्ची से पूछता है कि तुम क्यों काम करना चाहती हो। लड़की सुहाना जो है सारी उससे घटना बयां करती है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे एक पिता हैं जो कि मुझे पढ़ाए लिखाए हैं, लेकिन उनकी अवस्था ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं खुद से काम कर कर पढ़ना चाहती हूँ। बच्ची अपनी पढ़ाई के बारे में बताती है तो वो होटल मालिक काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी, उसको भी काफ़ी उसके पढ़ाई का वो व्यवस्था किया, लेकिन इतना टैलेंटेड नहीं थी। इस टैलेंटेड बच्ची को देखकर काफ़ी वह होटल मालिक उससे खुश होता है। कहते हैं बेटा तुम बड़े इत्मीनान से जो इच्छा हो। लड़की कहती है मैं पढ़ी लिखी काफ़ी हूँ, मुझे जो भी काम पढ़ाई लिखाई का लिखने का होगा वो कर लूँगी, जो कुछ खाने बनाने का होगा मैं वो भी बना लेती हूँ। मालिक कह देते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम स्वेच्छा से 3-4 घंटा तुम यहाँ कर सकती हो। वहीं होटल मालिक के यहाँ एक कमरा वह दे देता है, वहीं बच्ची रहने लगती है। अपनी इधर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एलएलबी करती है। एलएलबी की भी पढ़ाई होती है साथियों। उधर अब काम भी करती है और काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह तैयारी करती है और पीसीएसजे में उसका सिलेक्शन हो जाता है। वह होटल मालिक उसको अपनी बेटी की तरह मानता था। खर्चे कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिए जाते थे सुहाना को, ताकि उसके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। दो ही प्रयास में जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी खुशी होती है साथियों, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र हो या रास्ते का सफ़र, जब कठिनाइयाँ जो झेल कर पहुँचता है, उसको जब मंजिल मिलती है तो जितनी ही कठिनाई वह झेला होगा उतनी ही उसकी खुशी होती है। लेकिन एक चीज़ का गम है, जिस पिता ने उसको बचपन में पालन पोषण किया था, उसकी याद आज भी खल रही थी। उसी पिता ने कहा था कि बेटा तुम एक दिन ज़रूर अधिकारी बनोगी। आज बेटी ने कर दिखाया, लेकिन उसके गम भी है क्योंकि वह पिता नहीं है। उसका पालन पोषण करने वाले तो हैं, लेकिन बेटी का रिजल्ट आता है। होटल मालिक के घर पहुंचती है सुहाना, सारी जानकारी बताती है। बहुत खुश होता है वह परिवार, क्योंकि उसको बेटी की तरह पाला था। अब यह इनकी ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग होने लगती है। ये सरकारी आवास में रहने लगती हैं। समय बीतता है, बीच बीच में होटल मालिक अपने परिवार के साथ उनसे मिलने जाता है। काफ़ी समय बीत चुका था, लगभग 8-10 वर्ष हो चुके थे। उनको उस मौलाना साहब की याद आती है, जिसको अब्बू कह के बुलाती थी। सोचती हैं अब तो जो मंजिल मुकाम हासिल करने निकली थी उसको मैंने पूर्ण कर लिया है। मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, मैं चलती हूँ अपने अब्बू से मिलूँगी। साथियों उनकी ट्रेनिंग पूर्ण होती है। इसके बाद उनकी उस मौलाना साहब से मिलने सुहाना जाती हैं अपने सरकारी गाड़ी से। जाने के बाद वह टूटी फूटी कुटिया में एक चारपाई पे बैठे हुए थे। उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी। जाकर मिलती हैं मौलाना साहब, पूछते हैं बेटा तुम कौन हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे। सुहाना बताती है अब्बू मैं वही सुहाना हूँ जिसको आपने पढ़ाया लिखाया और शहर भेजा था। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब बताती है मैं अब सरकारी अफसर बन चुकी हूँ, मैं जज हूँ। ये एक कहानी मानवता को दर्शाती हुई कहानी है।
कैसे एक मौलाना एक बच्ची को बेटी की तरह पालते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। मौलाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस बच्ची को देखकर गले लगाते हैं, उनके भी आंसुओं की धार खुशी के बहने लगते हैं। साथियों, इस कहानी का मतलब हमारा सुनाने का किसी का दिल दुखाना नहीं है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।